हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल शेखर एग्रीमो अकेडमी पर। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो हमारा है रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्याएं, जो क्लास 10th के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको जिससे पता है कि हर साल यूपी बोर्ड 5 नंबर का यूपी वास्तविक संख्याएं पूछता है, जिसमें कुछ क्वेश्चन हमारे एमसीक्यू में होंगे और कुछ क्वेश्चन हमारे डिस्क्रिप्टिव में होते हैं। तो वो सारे क्वेश्चन जो अब तक यूपी बोर्ड ने पूछे हैं और जिनकी पूछे जाने की उम्मीद है, उन सारे क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू की, और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे सारे क्वेश्चन जो हमारे डिस्क्रिप्टिव में आते हैं। तो पहला हमारा संख्या है कि परमेय संख्याओं में तथा अपरमेय संख्याओं का गुणनफल कितना होता है। ठीक, परमेय संख्या तथा अपरमेय संख्या का गुणनफल कितना होता है। तो हमको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि परमेय संख्या बेसिकली होती क्या है। तो परमेय संख्या वो संख्या होती है जिनको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। ऐसी सारी संख्याएं जिनको हम पी बट्टे क्यू के फॉर्म में लिख पाएं। क्यू जो हमारा है वो 0 नहीं होना चाहिए, और जो पी और क्यू है भी दोनों पूर्णांक होना चाहिए। तो वो सारी संख्या परमेय संख्या होती है, और जो इन 3 कंडीशन को पूरा नहीं करता है वो हमारी अपरमेय संख्या होती है। ठीक, तो परमेय संख्या हमने मान ली 2, मान ली 2/1 मान ली। जो भी संख्या हमारी है, जो भी काउंटिंग नंबर आती है, वो सब परमेय संख्याओं के अंतर्गत आते हैं। अपरमेय संख्या में रूट के अंदर वो संख्या ज्यादातर बेसिकली आती है जो वर्ग नहीं होती। तो 2 + √2, इनका अगर हम योग करेंगे तब भी अपर में ही आता है। अगर मैं इनका गुणा भी करता हूँ, 2 गुणा √2 का अगर मैं गुणा भी करता हूँ तो हमारा आंसर आएगा 2√2, जो कि एक बेसिकली अपर में ही संख्या है। तो इसका जो आंसर सही होगा अपर में। इसके साथ साथ ही दोस्तों आपको यह याद रखना है कि अपर में संख्या तथा परमेय संख्या का गुणनफल के साथ साथ अगर इसकी जगह आपका योग दे रखा है, इसकी जगह आपका योग दे रखा है, तो योग भी आपका अपर में होगा। यदि आपका भागफल दे रखा है तो भागफल भी आपका अपर में ही होगा। अगर आपका घटाना दे रखा है तो घटाना भी आपका अपर में संख्या होगा। मतलब अगर एक अपर में और एक पर में जब भी आपस में मिलेंगी तो हमेशा अपर में ही संख्या बनाएंगे, ये बेसिकली आप ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं हम। परमेय संख्याओं में तथा अपरमेय संख्याओं का योग कितना होता है। ठीक, तो जो भी हमारी परमेय संख्या है और अपरमेय संख्या है, अभी मैंने बताया था कि कुछ भी पूछे, योग हो, जोड़ हो, घटा हो, कुछ भी हो, हमेशा अपर में ही होगा। तो इसका नंबर ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन जो हमारा है वो हमारा पूछा है कि 2 भिन्न भिन्न अपरमेय संख्याओं का गुणनफल क्या होता है। अब यहाँ पर कंफ्यूज मत होना, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने दोनों ही अपर में ही संख्या दी है। अगर एक पर में होती, एक अपर में होती तो हमेशा अपर में होती, लेकिन जब अपर में आपकी दी जाती है तो अपर में क्या होता है कि मान लो कोई भी अपर में संख्या, मान लो जैसे √2 है और एक दो संख्या है दूसरी अलग ले ली आपने, √2 और √3, तो इन दोनों का जो योगफल होगा वो √6 होगा। ठीक, जो कि हमारा बेसिकली आता है अपरमेय संख्या। ठीक, अगर मैं यहीं पर कोई संख्या और ले लेता हूँ, मान लो √2 है और √8 है, तो इन दोनों का जो आएगा वो आएगा हमारा √16, जो कि बेसिकली बराबर जो हमारा होता है 4 का वर्ग होता है। तो ये हमारी कैसी आ गई, परमेय संख्या। कैसी आ गई हमारी परमेय संख्या, और ये हमारी कैसी आई थी, अपरमेय संख्या। तो ये थोड़ा सा याद आपको रखना होगा कि अपरमेय संख्या अलग अलग है और उनका गुणनफल पूछा है। परमेय और अपरमेय है तब तो अपरमेय ही होगा, लेकिन अगर दोनों ही अपरमेय है तो वो उनका गुणनफल दोनों हो सकता है, परमेय भी हो सकता है और अपरमेय भी हो सकता है। एग्जांपल आपके सामने। ऐसे ही अगर इनका योग पूछे तो योग भी दोनों ही होता है। अगर आपसे पूछता है भागफल तो भागफल भी दोनों ही होता है। अगर आपसे पूछता है घटा तब भी आपका दोनों ही होता है। तो याद रखना कि 2 भिन्न भिन्न अपरमेय संख्याओं का गुणनफल, योगफल, भागफल और घटाना दोनों ही हमारा अपरमेय और अपरमेय संख्या हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। अगला क्वेश्चन उन्होंने जो पूछा है वो पूछा है कि 98 को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त कीजिए। तो जब हम 98 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करें तो आपको पता है कि हम इस बेसिकली किसी भी भाज्य संख्या को अभाज्य गुणनखंडों में तोड़ सकते हैं। ये हमारा अंकगणित की आधारभूत प्रमेय होती है। अब तोड़ते कैसे हैं, 98 को हम इस तरह लिख लेंगे और उसको फिर लिखेंगे। तो उससे हमारा ये कट रहा है क्योंकि पीछे 8 आ रहा है। तो जिन संख्याओं के पीछे 4, 2, 0, 6 और 8 आता है वो हमारी सारी संख्याएं बेसिकली 2 से कट जाती हैं। 2 से हमने काटा तो 2 चौक 8 और 2 ने 18। फिर हम इसको 2 से नहीं काट पाएंगे, 7 से काटो, 7 और 7 49। तो इसका जो बेसिकली होगा 2 गुणा 7 की पावर 2। तो ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी से। तो 98 का अभाज्य गुणनखंड यह हुआ, और जो कि आपके 2019 प्रीवियस में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं। पाई क्या है। यहाँ पर आपको बेसिकली थोड़ा याद रखना होगा कि पाई का जो मान है वो अशांत दशमलव के तौर पर आता है। मतलब ये कभी शांत नहीं होता, इसलिए जो पाई है वो हमेशा अपरमेय संख्या होती है। पाई जो है हमारा अपरमेय संख्या है। तो अगर आपसे पूछता है एग्जाम में कि पाई क्या है तो आप लिखोगे अपरमेय। लेकिन अगर वो आपसे पूछता है पाई का मान, जो कि कितना होता है, पाई का
मान अगर आपसे पूछता है, जो कि बेसिकली हमारा होता है 22/7, तो ये हमेशा याद रखना आपका आंसर होगा परमेय संख्या। अगर आपसे पूछा जाता है कि पाई क्या है, तो आप लगाओगे अपरिमेय संख्या, लेकिन पूछा जाता है पाई का मान क्या है, तो आपका आंसर होगा परमेय संख्या। बेसिकली आपको ये चीज थोड़ी सी आपको याद रखनी है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करते हैं। इन्होंने अगला जो क्वेश्चन दिया है वो दिया है इन्होंने कि दो संख्याओं का लासा 1200 है, इनमें से कौन संख्याओं का मासा नहीं हो सकता। अगर आपको दो संख्याओं का लासा जब भी आपको दिया जाएगा, तो याद रखना जो लासा होता है किसी भी दो संख्याओं का निकाल के आता है, वो हमेशा मासा से विभाजित हो जाते हैं। अब यहां से अगर हम ऑप्शन चेक करेंगे तो 1200 जो है वो हमारा 600 से कट जाएगा, 400 से भी कट जाएगा और 200 से भी कट, लेकिन 500 से नहीं कटेगा। तो इसका मतलब 500 जो है, 500 बेसिकली इसका मासा नहीं हो सकता। ठीक, तो इसका ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। सी आपका सही है। याद रखना मासा हमेशा लासा को विभाजित करता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं 7वां क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन उन्होंने पूछा है कि 95 और 152 का मासा क्या होगा। तो 95 को हम बेसिकली सॉल्व करेंगे। 95 5 से काट दिए सीधा, 5 हमने जब काटा तो 5 एकम 5 और 5 45, 19 से काट दिए सीधा तो 19 से कम 19। अच्छा, हम 152 को ले लेते हैं। 152 को जब हम काटेंगे 2 से, ठीक, तो ये हमारा कटेगा 2 सत्ते 14, 2 छक्का 12। उसके बाद फिर 2 से हम इसको काटेंगे, 2 3 6 और 2 8 16। फिर 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 9 18 और उसके बाद 19 का 19। तो जब हमने इसको गुणा किया तो हमारा इसका आंसर आया था 5 गुणा 19, और इसको जब हमने किया तो इसका आया था 2 गुणा की पावर 3 और गुणा 19। और हमसे इन्होंने पूछा था मासा बेसिकली वो संख्या होती है दोनों में होनी चाहिए। तो इसमें जो दोनों में जो है वो हमारी कितनी है, 19 जो है वो दोनों में है, तो इसका जो मासा होगा वो हमारा 19 हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन बढ़ते हम। अगला क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि 2 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 2 और 2 की पावर 2 गुणा 3 की पावर 3 का एलसीएम क्या होगा। याद रखना अगर आपसे एलसीएम पूछा है तो एलसीएम में हम बहुत सारी संख्याओं को लिखते हैं जो दोनों में हैं, और एक बार कहीं ना कहीं दोनों में कहीं ना कहीं एक बार आ गई। इसमें हमारी जो संख्या यूज हुई वो 2 और 3 हुई है, तो हम एलसीएम में सबसे पहले लिखेंगे 2 गुणा 3, और उसके बाद जब एलसीएम की बात करेंगे तो सबसे बड़ी पावर या बड़ी घात को हम लेते हैं। तो 2 की सबसे बड़ी घात यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है, तो 2 की घात आएगी 3। ऐसे आपका 3 की पावर यहाँ पर 2, 3 की पावर 3 है, तो सबसे बड़ी पावर 3 की पावर 3। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 की पावर 3, 3 की पावर 3। तो ऑप्शन नंबर होगा हमारा सही। ठीक, अगर बेसिकली आपसे ये पूछता कि इसका एचसीएफ कितना होगा, तो एचसीएफ निकालने के लिए हमेशा ध्यान रखना कि हम दोनों में होना चाहिए। तो इसमें हम 2 और 3 दोनों में था, लेकिन छोटी पावर होनी चाहिए। तो 2 की सबसे छोटी पावर 2 है और 3 की छोटी पावर 3 है, तो इसका जो एचसीएफ होता है वो होता हमारा 2 की पावर 2 और 3 की पावर 2, 2 की पावर 2 और 3 की पावर 2, ये हमारा एचसीएफ हो जाता है। ठीक, नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि दो संख्याओं का मासा 18 है और उनका गुणनफल 12,960 है, तो उन संख्याओं का लासा क्या होगा। तो याद रखना कि जब भी कोई दो संख्या आपको दे रखी है, तो दो संख्याओं को गुणनफल, मतलब कि मान लो कोई दो संख्या हमारी ए और बी है, तो ए और बी का जो लासा और मासा जो होता है तो उन दोनों का अगर आप गुणा कर लोगे ए और बी को, तो हमेशा ये लासा और गुणा मासा आपका होता है। लासा गुणा मासा हमेशा होता है। तो गुणनफल हमारा 12,960 दे रखा है, 12,960 हमको दे रखा है। लासा हमको निकालना है, तो लासा हमको निकालना है, और गुणा हमको मासा दे रखा है 18। तो आपको पता है कि 18 जो है वो इधर हमारे क्या आ जाएंगे, बट्टे में आ जाएंगे। तो 12,960 की क्या आ जाएंगे, 18 बट्टे में आपके आ जाएंगे। 18 से जब इसको काटोगे तो ये 720 बार में पूरा पूरा कट जाएगा। तो इसका मतलब इसका जो आंसर होगा लासा वो हमारा होगा 720। तो बेसिकली याद आपको रखना है कि दो संख्याओं का गुणनफल हमेशा लासा और मासा के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक, आगे क्वेश्चन हम चलते हैं। इन्होंने अगला पूछा है कि किसी अभाज्य संख्या के कुल खंडों की संख्या कितनी होती है। तो अभाज्य संख्या बेसिकली वो होती है जो एक से कटे और स्वयं से कटे। तो वो संख्या जो एक से विभाजित होती है, स्वयं से विभाजित होती है, वो सारी हमारी संख्या अभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे हमारा 2 हमारा 1 से कटता है, 2 से कटता है, 3 1 से कटता है, 3 से कटता है, 5 1 से कटता है और 5 से कटता है। तो वो सारी संख्याएं जो खुद से करती हैं और 1 से करती हैं अभाज्य संख्या कहलाती हैं। तो इसमें हमारा आंसर हो कितने गुणनखंड आपके, 2 गुणनखंड हैं, 1 और 5, 1 और 3 और 1 और 2, यानी वो संख्या 1 से कटेगी और स्वयं से कटेगी। तो इसके हमेशा 2 गुणनखंड होते हैं। तो अभाज्य संख्या के हमेशा 2 गुणनखंड होते हैं। ऑप्शन नंबर आपका होगा बी सही। अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। अगला क्वेश्चन उन्होंने पूछा है कि सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या क्या है। सबसे छोटी विषम
अभाज्य संख्या क्या है। तो अभी हमने देखा था कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो है वो इसलिए 2 है, जो कि सम संख्या है। तो इसमें 2 तो हमारा सही नहीं होगा, इन्होंने विषम पूछा है। तो 2 के बाद हमारा आता है 3, जो कि विषम है। तो इसमें जो हमारा सही आंसर होगा वो हमारा 3 आंसर, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। ठीक, आगे हम स्टार्ट करते हैं अगला क्वेश्चन। अब इन्होंने पूछा कि सबसे छोटी भाज्य संख्या है, सबसे छोटी भाज्य संख्या है, सॉरी, सबसे छोटी भाज्य संख्या है। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या जो है बेसिकली हम लोग 2 मानते हैं, और मैंने अभी बताया था कि 2 जो है वो भाज्य नहीं है, अभाज्य संख्या है। तो सबसे छोटी जो भाज्य संख्या आती है वो हमारी आती है 2 और 3 के बाद 4, जो 1 से करती है, 2 से करती है और 4 से करती है। तो इसके गुणनखंड 2 से ज्यादा हो गए, तो जिसके गुणनखंड 2 से ज्यादा होते हैं बेसिकली वो भाज्य संख्या होती है। तो इसका ऑप्शन होगा सी। ठीक, 4। अगले क्वेश्चन पर मूव करते हैं। ये पूछा 144 के अभाज्य गुणनखंडों में अभाज्य गुणनखंडों की घातों की संख्या कितनी होगी। ठीक, या उनका योग कितना होगा। कभी कहता है घातों की संख्या कितनी होगी, और कभी कभी पूछ लेता है घातों का योग कितना होगा। तो बात आपकी एक ही है। ये आपका क्वेश्चन 18, 22, 23 3 साल लगातार पूछा है अलग अलग सेट में। ठीक, तो हम पहले 144 के अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 144 को हमने ऊपर लिखा, फिर हमने काटा 2 से, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, फिर हमने काटा 2 से, 2 तीन 6, 2 छक्का 12, फिर हमने काटा 2 से, 2 एकम 2, 2 18, और फिर हमने 2 से काटा, फिर हमारा कटेगा 9 12 में, और फिर काटेगा हम 3, तो 3, और फिर 3 और 3। तो हम देखेंगे 1 2 3 4, 2 का प्रयोग इन्होंने किया है 4 बार, तो 2 की पावर 4, और 3 आई है 2 बार, तो 3 की पावर 2। अब इनमें अभाज्य गुणनखंड की घात कितनी है, यहाँ पर 4 घात है और यहाँ पर हमारी 2 घात है, तो 4 प्लस 2 बराबर आंसर आपका हो जाएगा 6 टोटल घात हमारी यहाँ पर है। तो ठीक, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। ठीक, आगे क्वेश्चन हम करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि दी हुई संख्याओं में अभाज्य संख्या होगी। इन्होंने अभाज्य संख्या पूछी कि इनमें से कौन सी संख्या ऐसी है जो अभाज्य संख्या है। ठीक, तो अगर आपको थोड़ा सा भी पता हो तो मैंने अभी आपको भाज्य और अभाज्य संख्या के बारे में बताया था। सबसे छोटी अभाज्य संख्या ही मैंने आपको 2 बताई थी। तो याद रखना कि जो 1 है सबसे ज्यादा हमारा यही कंफ्यूजन करता है, ये विषम तो है लेकिन अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि 1 जो है बेसिकली खुद से 1 से करता है और इसके एक ही गुणनखंड है। और अभाज्य संख्या के लिए अभी जरूरी होता है कि 2 गुणनखंड कम से कम अनिवार्य है। तो 1 जो है ना तो भाज्य संख्या है और ना 1 जो है अभाज्य संख्या है, तो 1 को हम कभी काउंट नहीं करेंगे। तो हमेशा रखना है सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो होती है वो 2 ही होती है। और इन ऑप्शन के हिसाब से 0 1 2 और 8 के हिसाब से इसमें भी ऑप्शन कब से होगा 2 आपका होगा कि 2 जो हमारी अभाज्य संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। अगले क्वेश्चन में इन्होंने पूछा है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसमें अगर 125 में और 70 को विभाजित करें तो 125 जब उसको से काटा जाता है तो शेषफल बचता है 8, और जब 70 को काटा जाता है तो शेषफल बचता है हमारा पास 5। तो याद रखना जब भी इस टाइप का कोई भी सवाल आपका है कि शेषफल इतना बच रहा है, शेषफल इतना बच रहा है, तो शेषफल को संख्या में से घटा दो। तो 125 माइनस 8 आप लोग करोगे तो आपका जो बचेगा वो बचेगा 117। ऐसी 70 है उसमें से 5 को आप माइनस करोगे तो आपका आंसर बचेगा 65। तो जो 2 संख्या हमारी शेषफल को घटाने के बाद बचती हैं उनका आपको बड़ी से बड़ी संख्या पूछ रहा है, इससे क्या निकालना है आपको, मासा निकाल लेना है। तो 117 को जब आप डिवाइड करोगे तो 117 2 से तो डिवाइड होगी नहीं, हमारा जो डिवाइड होगी 3 से, तो 3 से हम करेंगे 3 3 9 और 3 9 27, फिर 3 से इसको डिवाइड कर दो, 3 एकम 3 और 13, और फिर 13 से ही सीधी डिवाइड हो जाएगी। तो 117 जो डिवाइड होगा 117 वो हमारा होगा 3 की पावर स्क्वायर बड़ा गुणा 13। ऐसे हमको 65 को कर देना है। 65 में हम डिवाइड करेंगे 5 से 5 से करेंगे 5 एकम 5 5 3 15 और 13 से डिवाइड करेंगे एक बार में। तो 65 को जो हम लिख सकते हैं वो हम लिख सकते हैं कि 5 गुणा 13। तो इसमें जो कॉमन संख्या है 13 है, तो इसका जो मासा होगा वो भी कितना हो जाएगा आपका 13 हो जाएगा। ठीक, तो याद रखना इस तरह का कोई भी सवाल अगर आपको दे रखा है जिसमें शेषफल की बात कर रहा है तो शेषफल को हमेशा घटाना है। उसके बाद आपको शेषफल को घटाने के बाद आपको एलसीएम निकालना होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दे रखा है कि यदि 16 और 156 का लासा 156 है तो इनका मासा कितना होगा। तो ये बताया था पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, तो 26 गुणा 156 बराबर लासा गुणा मासा। तो लासा होगा 156 गुणा मासा हमारा हो जाएगा 156 को डिवाइड कर देगा तो लासा हमारा हो जाएगा 26। तो ऑप्शन नंबर बी है राइट आंसर। अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं। ठीक, अगले क्वेश्चन में आपसे देख कह रहा है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसमें 245 और 137 को विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में 5 शेषफल बचता है। मैंने अभी बताया था कि अगर ऐसा कोई सवाल आ रहा है जिसमें आपका शेषफल बच रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, उस शेषफल को माइनस करेंगे पहले। तो 245 में हम पहले 5 को माइनस करेंगे। 245 में जब हमने 5 को माइनस किया तो आंसर आया हमारा 256।
40। उसके बाद 1037 आपका दे रखा है, तो 1037 में से हम -5 करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 1032। 2040 मतलब 240 और 1032 का आपको क्या निकालना है, गुणनखंड करने हैं। तो जब हमने 240 के गुणनखंड किए, 240 के हमने गुणनखंड किए तो हमने काटा 120 बार में कटेगा, उसके बाद 2 से काटेंगे फिर 60 बार में कटेगा, फिर हम 2 से काटेंगे तो 30 बार में कटेगा, फिर हम 2 से काटेंगे तो 15 बार में कटेगा, फिर हम काटेंगे 3 से और फिर काटेंगे हम 5 से। तो इसके जो गुणनखंड आएंगे 240 के, वो गुणनखंड हमारे आएंगे 2 की पावर 4 गुणा 3 और गुणा 5। ये हमारे आ गए इसके गुणनखंड, 2 की पावर 4 गुणा 3 गुणा 5। अब हम करेंगे 1032 के गुणनखंड। 1032 के गुणनखंड तो हमने फिर से वही 2 से काटा तो 2 पंजे 10, 2 एकम 2 और 2 छक्का 12। फिर हमने 2 से काटा, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 अट्ठे 16। फिर हमने 2 से काटा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 नम 18। फिर हमारा बचा 129 और 129 जो है वो 3 से काटेंगे तो 3 चौक 12, 3 3 9। फिर हमने 3 से कटेगा नहीं तो अब ये सीधा 43 से कटेगा, क्योंकि 43 खुद एक अभाज्य संख्या है। तो जब 1032 के गुणनखंड हमने किए तो 1032 के गुणनखंड 2 की पावर 3 गुणा 3 और गुणा हमारा 43। अब हमको क्या निकालना था, मासा निकालना था। तो जो दोनों में होना चाहिए, दोनों हमारा कौन कौन सी, 2 है और 3 है। सबसे छोटी पावर 2 की पावर 3 है तो 3 और इसमें आएगा आपका 1। 2 की पावर 3 का मतलब होता है 8 और गुणा 3 होगा तो 8 3 24 हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें सही आंसर होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, यदि एलसीएम 132 288 है और 13168 दो संख्याओं का, दो संख्या कौन कौन सी, एक संख्या हमारी 132 228 मासा पूछा है या एचसीएफ आपसे पूछा है। तो वही हमने बताया था कि पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या यानी कि 132 गुणा 288 बराबर हमारा क्या होगा 3168। ठीक, और गुणा हमारा क्या हो जाएगा आपका एचसीएफ। ठीक, जो 132 है गुणा 288 और जो 3168 है वो उसके बट्टे में आ जाएगा 3168। ठीक, जब आप 132 से इसको काटोगे 132 से इसको, तो ये पूरा पूरा 24 बार में आपसे कट जाएगा। और जब 24 बार में ये कटेगा तो 24 से जब इसको काटोगे तो ये हमारा 12 बार में पूरी पूरी बार कट जाएगा। तो आंसर हमारा इसका होगा 12 सही। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ठीक, 18 के बाद हम अगले सवाल पे चलते हैं 19। अगला हमारा सवाल पूछा है कि निम्न में से कौन सी परमेय संख्या है। अब परमेय संख्या पूछी तो मैंने बताया था कि रूट के अंदर होना चाहिए तो पूर्ण वर्ग होनी चाहिए। रूट के अंदर पूर्ण वर्ग कौन सी हमारी 9, तो यानी कि इसका आंसर होगा 3। रूट 9 का मतलब ये तो जो कि एक परमेय संख्या है, तो ऑप्शन नंबर हमारा पहला ही क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला करते हैं 19वां सवाल। ये कह रहा है कि 156 के अभाज्य गुणनखंडों कितने होंगे। तो 156 गुणनखंड कर लीजिए आप लोग। 156 में करिए, 2 से काटेंगे, 2 सत्ते 14 और 2 अट्ठे 16, 78 होगा। फिर 2 से काटेंगे, 2 3 6 और 2 9 18। फिर 3 से काटेंगे और वो 13 बार में कटेगा और 13 से काटेंगे तो एक बार में। 2 की पावर 2 जो कि हमारी बी और सी में है, फिर 3 है, फिर 13 है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा बी आंसर हमारा क्या हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा। अगला हमारा सवाल है, नेक्स्ट सवाल हम लोग देखते हैं 20 में कि किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी के लिए क्या होता है। ए बराबर मासा ए बी गुणा बी होता है। अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि दो संख्याओं का गुणनफल अगर ए गुणा बी है वो हमेशा इन दोनों का मासा और लासा के गुणनफल के बराबर होता है। तो ये ऑप्शन हमारा हो जाएगा सी। इन्होंने यहाँ पर सीधा सीधा फॉर्मूला पूछ लिया कि सॉरी बी नहीं होगा यहाँ पर, ये ऑप्शन नंबर होगा बी। ऑप्शन आपका गलत है, ऑप्शन नंबर डी होगा। ए गुणा बी बराबर मासा गुणा लासा। ऑप्शन नंबर डी इसका जो है वो सही आंसर हो जाएगा कि दो संख्या का गुणनफल हमेशा मासा और लासा के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक, अगले सवाल पे हम लोग चलते हैं। अगले सवाल में इन्होंने ये पूछा है कि एक शून्योत्तर परमेय संख्या और अपरमेय संख्या का भागफल होता है। मैंने वही बता दिया, अगर एक परमेय है और दूसरी अपरमेय है तो हमेशा अपरमेय, हमेशा कैसे होगी, अपरमेय। लेकिन अगर दोनों अपरमेय हैं तो हमारी आंसर में परमेय और अपरमेय दोनों आ सकते हैं। लेकिन अगर दोनों परमेय है तो हमेशा परमेय आएगी। ये तीन कंसेप्ट आपको याद रखना कि परमेय, परमेय प्लस परमेय, परमेय प्लस परमेय, हमेशा परमेय आंसर आएगा। और अगर हमारा एक है परमेय और एक है अपरमेय तो हमेशा आंसर हमारा अपरमेय आएगा। लेकिन अगर एक अपरमेय है और इसके साथ साथ दूसरी भी अपरमेय है
तो वो आंसर दोनों आ सकता है, पर में भी आ सकता है और अपर में भी आ सकता है। इस कंसेप्ट थोड़ा सा ध्यान रखना। अगला सवाल हमको लोग करते हैं। इन्होंने अगला ये सवाल पूछा है कि किसी भी परमेय संख्या के समतुल्य परमेय संख्या कितनी होती है। तो परमेय संख्या मान लो, हमने मान लिया कोई भी है, 1/2 मान लो, ये हमारी 1/2 परमेय संख्या है। ठीक, तो इसकी समतुल्य कितना होंगी। तो समतुल्य का मतलब होता है इसके बराबर। ठीक, तो इसके बराबर हम 2/4 भी लिख सकते हैं, ये चीज की समतुल्य है। 3/6 भी लिख सकते हैं, 3/6 भी लिख सकते हैं। ठीक, ये क्या हो रहा है, रुकना। ये थोड़ा मैं इसको कर दूं, अभी आपका हो गया। ठीक, तो कोई भी परमेय संख्या हमने मानी 1/2 है, और उसके समतुल्य कोई भी भिन्न होगी तो 2/4, 3/6, 4/8, 5/10, ये सारी संख्या हमारी चलती रहेंगी और ये सब इसके समतुल्य हैं। मतलब इनको काट के अगर कोई भी संख्या 1/2 लेके आ रही है तो वो इसके समतुल्य परमेय संख्या होगी, और ये एक नहीं अनंत होती है। तो हम इसको या तो हम बोलेंगे अपरिभाषित है बहुत ज्यादा, या फिर इसके यहाँ अपरिभाषित ऑप्शन आपको मिलता है अनंत का, तो अनंत पे आपका टिक होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं। अगला क्वेश्चन में इन्होंने पूछा है कि 475 और 485 का मासा कितना होगा। 475 और 485 का मासा कितना होगा। तो 475 को हम लोग काटते हैं। बेसिकली आप लोग वैसे भी कर सकते हो कि 475 आपने ऐसे लिखी और 485। अब दो संख्या को मासा पूछा तो छोटी संख्या से हमेशा बड़ी संख्या को भाग दे दो। तो 475 से काटोगे तो 475 कितनी बार कटेगा आपको, पहली बार में, तो आपको बचेगा 10। ठीक, अब 10 से जब हमने काटा तो हमारा आया 475। अब 4 से 10 से हम जब इसको काटेंगे तो कितनी बार में कटेगा आपका, जैसे करके आप काटोगे तो 4 बार में काटोगे तो 40 हो जाएगा आपका, बचेंगे 7, 5 हो जाएगा 7, तो आपका 70 हो जाएगा। फिर आप 5 उतारो तो फिर से हमारा बचा 5, तो अगला वाला 10, 5 दूनी 10। तो जिस संख्या से पूरा पूरा कट जाता है वही हमारा मासा होता है, तो इसका मतलब इसका मासा हो जाएगा 5। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर है। अगला हम लोग करते हैं 24वां क्वेश्चन। 24वें क्वेश्चन में आपसे ये कह रहा है कि 870 और 225 का मासा कितना है। 870 और 225 का मासा कितना, तो हमने वही फिर से किया कि 225 को, क्योंकि छोटी संख्या बड़ी संख्या को भाग दे दो 870 को। अब ये हमारा कितना है, 200 है और यहाँ पर 800 है, तो 200 3 600, 3 के लगभग चला जाएगा, 4 का नहीं जाएगा क्योंकि 400 हो जाएगा तो 900 हो जाएगा, 225 चौका 900 हो जाएगा। ठीक, तो 4 का तो बार हमारा नहीं है, 3 का जाएगा। 3 क्या करेंगे तो 200 3 600 और 25 3 75, तो हमारा हो जाएगा यहाँ पर 675। अब 675 जब आपका होगा तो 870 में से हमारे 675 अगर गए तो हमारे आंसर बचेंगे 195। 10 में 5 गए तो 5। ठीक, और यहाँ 16 होगा, 16 में से 7 जाएंगे दोनों, और जहाँ 7 में से 6 गए तो 1, तो 195 जो बचेगा 225 को हम फिर से डिवाइड करेंगे। 2 का बार दे नहीं सकते, 195 1 का ही बार जाएगा। ठीक, तो जब 1 घटाएंगे तो 5 में 5 गए तो 0, 12 में 11 बचेंगे, 11 में से 9 गए सॉरी 12 में से 9 गए तो 3 बचेगा, और तो 30 बचेगा। 30 से हम 195 को फिर से भाग देंगे। 30 से जब हम भाग देंगे तो हमारा बार लगभग जाएगा 6 18, 180 का जाएगा, और 180, तो हमारा जो बचेगा वो बचेगा 15, और 15 से हम भाग देंगे 30 को, तो 15 दूनी 30, तो इसका जो मासा होगा वो हमारा आंसर हो जाएगा 15 सही। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ठीक, नेक्स्ट हम लोग अगला सवाल करते हैं 25वां। इन्होंने कहा कि 3 + √2 एक कैसी संख्या है। मैंने कहा 3 हमारी देखो परमेय संख्या है, और ये जो √2 इसके साथ अपर में है, तो परमेय और अपर में हमेशा कैसे होती है, अपर में संख्या। ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा। ठीक, आगे आपका जो सवाल है 26 में देखते हैं हम लोग। यदि 65 और 117, इंपोर्टेंट सवाल आपका है ये बहुत ज्यादा। 65 और 117 का एचसीएफ हमको 65 एम 117 के रूप में दे रखा है, और उन्होंने बोला एम का मान कितना हो। तो उन्होंने कहा 65 और 117 का आप जब एचसीएफ निकालो तो जो भी आए वो इसके बराबर हम लोग इसको रख सकते हैं। तो एम की वैल्यू हम निकाल लो, तो 65 और 117 का हम लोग पहले एलसीएम निकालेंगे। तो हमने 65 और 117 का एलसीएम निकाला, सॉरी एचसीएफ। तो 65 और 117 छोटी संख्या बड़ी से बड़ी संख्या को भाग दे दिया, तो 65 का हम दोनों का बार दे नहीं सकते, तो 65 एकम 65। ठीक, 7 में से 5 जाएंगे तो बचेंगे हमारे 2, और 11 में से 6 गए तो हमारे बचेंगे 5, 52। फिर हमारा है 65, यहाँ पर भी एक का ही बार जाएगा, 5 में से 2 जाएंगे तो 3 बचेंगे, और 6 में से 5 जाएंगे तो 13, और फिर 52 बचेगा। 13 चौका 52, मतलब इन दोनों का जो एचसीएफ आया था वो आ गया 13। तो यहाँ पर इसके बराबर रख दो 65 एम
माइनस 117 बराबर कितना रख दो हम लोग 13 रख देते हैं। तो जो 117 उधर जाके प्लस हो जाएंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा 65 बराबर, जब जुड़ेंगे इधर जाके तो 7 और 3 10, एक और एक 2 और एक 3 हो जाएगा और एक का 1, तो 130 आएगा। 65 से हमारा जो 130 है वो 2 बार में कट जाएगा, तो m की वैल्यू जो हमारी हो जाएगी वो हो जाएगी हमारी 2। तो यानी कि 2 आंसर बी ऑप्शन आपका सही आंसर है। ठीक, आगे हम सवाल करते हैं नेक्स्ट। अगला सवाल हमारा सेम इसी तरह देगा कि किसी पूर्णांक m के लिए किसी पूर्णांक के लिए प्रत्येक सम संख्या जिस रूप में की होती है वह हो। तो याद रखना m कोई भी संख्या m हो सकता है, p हो सकता है, कुछ भी दे रखा है आपका, और पूछता है आपसे सम संख्या क्या होगी, तो हमेशा 2p होती है या 2m होती है, ये ध्यान रखना। तो हमारा ऑप्शन नंबर होगा सी से। और वो पूछता है विषम क्या होगी, तो इसमें हम क्या करेंगे विषम संख्या के लिए एक को जोड़ देंगे, तो विषम संख्या हमेशा 2m+1 होती है। ये थोड़ा सा आपको याद रखना होगा कंसेप्ट। 2m हमेशा होती है सम संख्या और 2m+1 होती है हमारी हमेशा विषम संख्या। ठीक, आगे हम अगले सवाल को करते हैं। अगला सवाल दे रखा है 306 और 657 का मासा कितना। 2017 और 2025 में प्रीसी आपसे पूछा गया था। तो 306 को हम लिखेंगे इस तरह से और 657 को लिखेंगे। अब यहाँ पर हमारा जो जाएगा 306 से 657 को, तो 2 का बार चला जाएगा, 300 दूनी 600 होता है, तो और 6 दूनी 12, तो 612 हमारा बचेगा। 7 में से 5 जाएंगे तो हमारा बचेगा 5, और 5 में से गए तो हमारा बचेगा 4, तो हमारा बचेगा 45। 45 भाग हमको देना 306 को, मतलब 45 50 की एवरेज में है, तो 5 छक्का 30, 300 के लगभग हमारा बार चला जाएगा, तो 5 ठीक। अब 45 5 अगर 50 होता है तो 5 छक्का 30 300 होता है, लेकिन 5 कम है, 30 इसमें कम हो जाएगा, तो 45 छक्का जो होगा वो लगभग 270 होगा, लगभग नहीं पूरा ही 270 होगा। ठीक, अब 270 इसमें घटाएंगे तो 6 में से 6 गए तो 10, और 10 में से 7 गए तो हमारा बचेगा 3। 36 से हम 45 को भाग देंगे, और 36 से कम 36 हमारा, तो यहाँ पर हमारा बचेगा 9, और फिर हम काटेंगे 36 को, तो 9 चौक 36, तो इसका जो एलसीएफ होगा वो हमारा हो जाएगा 9। ठीक, आगे हम अगले नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 29वां सवाल। 96 और 404 का इन्होंने एचसीएफ पूछा है। 96 और 404 का, 96 से हम फिर 404 को डिवाइड करेंगे। ठीक, तो 96 कम 96, 100 के लगभग एवरेज में है हमारी संख्या, तो 4 का बार हमारा चला जाएगा क्योंकि 404 है और 4 हमारी संख्या कम ही है, तो जब 4 वो करेगा तो 384 के लगभग इसका बार जाएगा। ठीक, क्योंकि हमारा 16 कम हो जाएगा, तो 4 से 4 गए तो 0, और 10 में से 8 गए तो हमारा बचेगा 2, तो इसका जो आंसर बचेगा 20। अब 20 से हम करेंगे 96 को भाग, आपको पता है 20 है, ये 96 है, तो 4 का बार जाएगा, 4 दूनी 80, मतलब 20 4 दूनी 8 तो 80 हो जाएगा, 6 हमारा बचेगा, यहाँ पर 9 में से जाएंगे तो 1 बचेगा 16, तो हम करेंगे फिर 20 से डिवाइड, 16 कम 16, और फिर हमारा बचेगा 4, और 4 से तो हमारा 16 पूरा डिवाइड हो ही जाएगा। ठीक, तो इसका आंसर जो होगा वो मासा हो जाएगा 4, आपका बी ऑप्शन लीजिए राइट आंसर। उसके बाद हम नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। इन्होंने कहा यदि 480 और 685 का एचसीएफ जो है वो 480x और 475 है, सेम उसी सवाल की तरह दिया है आपका। तो 480 और 665 का हम फिर से एलसीएम एचसीएफ निकालते हैं, तो 480 से 685 को डिवाइड कर दो। ठीक, 480 से 685 को डिवाइड कर दो, पहले का ही बार जाएगा तो हमारा बचेगा 480। अब यहाँ घटाएंगे तो 5 बचेगा, 8 में से 8 गए तो 0, 6 में से 4 गए तो 2, तो हमारा आंसर बचेगा 205। 205 हम फिर से 480 को भाग कर देंगे, 480 को भाग, अब 200 है यहाँ पर, 2 का बार तो चला ही जाएगा। ठीक, तो 200 दूनी 400 और 5 होता है 10, तो 410 हो जाएगा, 0 का 0 गया, 8 में से गए तो बचेंगे हमारा 7, तो यहाँ पर हमारा बचा 70। 70 से हम 205 को फिर से डिवाइड करेंगे। ठीक, तो 7 3 21 होता है, तो नहीं जाएगा, 2 का ही बार जाएगा, कोई 3 लगाओगे तो 210 हो जाएगा, तो 2 का बार जाएगा, तो 7 दूनी 14 140 होगा, 105 घटाओगे तो अब 5 का 5 आया, और 10 में से 4 गए तो 6 बचेगा 65, तो आप बचेंगे 70। 70 जब इसको डिवाइड करोगे तो 65 से कम 65 बचेंगे आपके 5, और 5 से हमारा 65 जो है वो हर आदमी डिवाइड हो जाएगा, तो इसका एचसीएफ जो आएगा वो हमारा आया 5। तो जो 5 है वो 480x माइनस 475 के रूप में लिखा हुआ है, मतलब हम कि 480x माइनस 475 बराबर हम 5 लिख सकते हैं। 475 उधर जाके ऐड हो जाएगा, तो 480x बराबर जब 75 में 5 ऐड होगा तो हो जाएगा वो हमारा 480 का 480 कैंसिल हो जाएगा, तो x बराबर हमारा आंसर आ जाएगा 1, जो कि हमारा सी ऑप्शन में दिया हुआ है। ठीक, तो इसका 1 हो जाएगा सही। उसके बाद उन्होंने पूछा है कि 1 से 10 तक की संख्याओं में से सभी संख्याओं से विभाज्य होने वाली सबसे छोटी संख्या कौन सी है। तो आपको 1 से लेके 10 तक की सभी संख्याओं का लासा ज्ञात करना है। अब मैं इसको ऑप्शन के बेस पर आपको टैकल करूंगा, उसके ऑप्शन के बेस पर सही करूंगा। देखो 10 जो है वो सभी से तो डिवाइड नहीं होगी, क्योंकि 3 से नहीं होती है, तो वैसे हमारी 100 भी किसी से डिवाइड नहीं होगी।
अब ऑप्शन हमारा है 504, तो 504 जो है वो सबसे डिवाइड होगा, लेकिन 5 और 10 से डिवाइड नहीं होगा क्योंकि इसके पीछे जीरो नहीं है। 10 से वही संख्या डिवाइड होगी जिसके पीछे जीरो होना चाहिए, तो ये ऑप्शन वैसे गलत हो जाएगा। वो संख्या हमारी ऑप्शन के हिसाब से कौन सी बची है, 2520। और आप इसको चाहो तो 1 से लेकर 10 तक की सारी संख्याओं का आवाज गुणनखंड करना, और आवाज गुणन करने के बाद उन सारी संख्याओं को मल्टीप्लाई कर लेना, तो हमारा 2520 ही आंसर आएगा। ठीक, आगे हम अगला सवाल देखते हैं 32वां। इन्होंने कहा है कि वह कौन सी संख्या है जो सहवाच संख्याओं का युग्म, और ये इतना ज्यादा इंपोर्टेंट सवाल आपका हर साल 2018 में भी आया था, 24 में भी आया, 20 में आया, 23 में आया, 24 में आया, और ये ऐसा नहीं कि 24 में एक बार आया या 23 में एक बार आया, ये कहीं ना कहीं 2-2 या 3-3 सेट में भी आपका पूछा गया है, क्योंकि यूपी बोर्ड के 7 सेट बनते हैं, ये आपको अच्छे से पता है। तो ये नहीं कि एक ही सेट में आया, 2018 में भी 2 सेट में कम से कम, 2020 में भी ऐसी 1-2 सेट में आपका पूछा गया। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बेसिकली अभाज्य संख्या तो हम जानते थे कि अभाज्य संख्या वो संख्या होती है जिनमें जो संख्या एक और स्वयं से डिवाइड हो, एक और स्वयं से डिवाइड हो। लेकिन जो सह अभाज्य संख्या होती है, तो सह अभाज्य संख्या की डेफिनेशन ये कि जिनका मासा एक हो। मासा एक होने का मतलब है कि वो एक के अलावा किसी संख्या से ना कटे। जैसे हम ये कहेंगे 32 और 64, ये दोनों 2 से कट रही हैं, तो ये सहअभाज्य नहीं है। 7 और 21 दोनों 7 से कट रही हैं, इनमें कॉमन 7 है, तो ये भी नहीं। 14 और 35 में कॉमन 7 है, तो ये भी नहीं है। 18-25 में कॉमन 1 है, यानी कोई कॉमन है ही नहीं, तो ये आपका है। हम बेसिकली याद कर सकते हैं कि जिनका कोई कॉमन ना हो एक के अलावा, तो वो सारी संख्या हमारी सहअभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन को हम करते हैं। ये कह रहा है कि 124 के अभाज्य गुणनखंडों होंगे, तो 124 को हम अभाज्य गुणनखंडों में तोड़ लेंगे। पहले हम लिखेंगे 124, फिर से हमने वाला 2 छक्का 12 और 2 दूनी 4, फिर हमने 2 से काटा, 2 3 6 और 2 एकम 2। ठीक, तो 31 में पूरा कट जाएगा। ठीक, तो 2 की पावर 2 और गुणा 31, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम आते हैं 2 + √3 और 2 - √3 कैसी संख्या होगी। 2 + √3 और 2 - √3 कैसी संख्या होगी, तो इसको थोड़ा सा देखो। एक संख्या हमारी अपर में है और ये भी हमारी अपर में है। ठीक, तो आपको पता है अपर में और अपर में और अपर में दोनों हो सकती है, लेकिन अब इसको हम सॉल्व करते हैं कि इसका कितना आंसर होगा। तो ये आपको दिख रहा होगा थोड़ा सा, तो आप इसको थोड़ा ऐसे लिख सकते हो कि a + b है और ये a - b है। और अगर थोड़ा आपको पता होगा तो a + b और a - b मिलकर जो बनाती हैं वो a² - b² का फॉर्मूला बनाती हैं। तो अगर ये a² - b² का फॉर्मूला बनाती हैं, तो क्या ये 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और क्या ये √3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, हो जाना चाहिए। तो 2 का होल स्क्वायर होगा 4 और √3 का स्क्वायर होगा 3, तो 4 में 3 का, तो 1 बचा 1, जो कि हमारी कैसी संख्या आ गई, परमेय संख्या आ गई। तो याद रखना कि सेम अपरमेय संख्या अगर दे रखी है, सेम अपरमेय संख्या या थोड़ा अपोजिट +- दे रखा है, तो हमेशा उनका आंसर परमेय संख्या होगा। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इन्होंने कहा है कि अगले कि अगर हम मान लेते हैं कि m तो बराबर है 5, तो n बराबर है m + 7, तो हमको m² + n² का भी रूट याद करना है। तो अगर m बराबर 5 है, तो आपको अच्छे से दिख रहा है कि n बराबर जो होगा वो m + 5 यानी कि 5 + 7 बराबर 12 होना चाहिए। अब अगर हम इसमें मान रखें m² में, तो m² रखेंगे हम 5, तो 5 25 हो जाएगा, और n² में मान रखेंगे तो 12, तो 12 का होल स्क्वायर होता है 144 हो जाएगा, और इसके ऊपर चढ़ जाएगा रूट। ये 25 और 41 जोड़ोगे तो 5 और 4 9 होगा, 4 और 2 6 होगा, और उसका 169 को जब आप वर्ग करोगे तो ये हमारा आंसर आएगा 13। तो 13 इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन आपका दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। ये अगला उन्होंने पूछा है कि भाज्य, भाजक, भागफल एवं शेषफल में संबंध क्या होता है। बेसिकली हम पहले भाग का सवाल कोई बनाते हैं। मान लो ये कोई मुझे संख्या है 5 और मुझे डिवाइड करना है 24 को, तो मैंने काटा 5 3 चौक 20, और उसके बाद मैंने 20 की लिखा और 4 मेरा बच गया। तो ये जो वाली संख्या है ये हमारी होती है भाजक, मतलब हम जिस संख्या से हम भाग कर रहे हैं वो हमारी होती है भाजक, और जिस संख्या को भाग दिया गया है वो हमारी संख्या होती है भाज्य संख्या, और जो इधर आया हुआ है उसको हम बोलते हैं भागफल, और जो नीचे बचा हुआ है इसको हम बोलते हैं शेषफल। ठीक, अगर मुझे ये भाज्य चाहिए तो भाज्य बराबर मुझे क्या चाहिए, मान लो मुझे 24 चाहिए, तो 24 में कैसे ज्ञात करूंगा, मैं करूंगा 5 और 5 4 के गुणा, तो मैं कहूंगा 5 और 4 को आप गुणा कर लीजिए और प्लस इसमें 4 को ऐड कर दीजिए, ये तो होगा 5 चौक 20 और 4 24, तो आ जाएगा। तो 24 जो क्या था हमारा वो भाज्य था, तो हम 24 की हम भाज्य संख्या लिख देते हैं, और बराबर 5 हमारा क्या था, भाजक था, तो 5 की जगह हम भाजक रख देते हैं, और जो 4 था वो हमारा क्या था, भागफल था, गुणा भागफल को लिख देते हैं, और जो शेषफल था उसको हम ऐड करते हैं, तो प्लस हमारा क्या था, शेषफल था। यही हमारा इसमें संबंध निकल के आता है। ठीक, तो भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, तो ये इसमें कहाँ पर आपका दिया है भाज्य बराबर, तो देखो भाजक बराबर, तो ये दोनों ऑप्शन आपके वैसे ही कट गए। हम भाज्य बराबर देखेंगे, तो भाज्य बराबर हमारा देख रहा है भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, जो कि हमारे ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, तो इसका होगा यही आंसर सही। उसके बाद हमारा 37वां कि 2 संख्याएं हमारी दे रखी ए और बी, और इनका इन्होंने कहा है कि एचसीएफ जो है वो हमारा 5 है, एलसीएम उनका 200 है। तो मैंने अभी बताया था कि जब
दो संख्याओं का गुणनफल पूछा है इन्होंने, तो हमें पता है कि a गुणा b बराबर जो होता है वो हमारा एलसीएम और एचसीएफ का गुणा होता है। तो 5 गुणा 200 हो जाएगा, तो 5 दूनी 10, तो हमारा इसका आंसर होगा 1000। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इसका क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक, उसके बाद हम अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अब जो हमारे स्टार्ट होने वाले हैं वो क्वेश्चन हमारे डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन। ये वो सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे जो आपकी परीक्षा में पूछे गए, तो एक नहीं कई बार आपके पूछे गए थे। उसके बाद हमारा जो पार्ट बी है वो हमारा है विस्तृत प्रश्न। ठीक, अब हम डिस्कवरी क्वेश्चन में बड़े करने जा रहे हैं। ठीक, आगे स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमको दे रखा है कि यदि दो संख्याओं का गुणनफल 525 है, उनका मासा 5 है, तो लासा ज्ञात कीजिए। अब ये आपसे कई बार हो गया, लासा गुणा मासा। आपको ये पता है कि पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या हमारा लासा गुणा मासा होती है, लासा गुणा मासा होती है। एक नहीं, अब कई बार आप लोग कर चुके। तो लासा और मासा का हमसे क्या पूछा है, लासा पूछा। गुणनफल हमको दे रखा है 525 पहले से ही, तो उन दोनों संख्याओं को हमने गुणा किया तो 525 है। लासा इनको दे रखा है 5 और गुणा हमको मासा इन्होंने पूछा है। तो हम इसको पता है 5 से हम 525 को डिवाइड करें तो 5 एकम 5, 9 का 0, 5 25, तो आंसर हमारा होगा 105। तो इनका मासा जो होगा वो कितना निकल जाएगा, आपका 105 निकल के आ जाएगा। ठीक, इसको थोड़ा सा अब आपको याद रखना है। अब अगली सवाल पे तरफ हम बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल पे। इन्होंने बोला कि निम्नतम भाज्य संख्या और निम्नतम अभाज्य संख्या का मासा ज्ञात कीजिए। अब आपको अच्छे से पता है कि निम्नतम भाज्य संख्या मतलब सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी होती है हमारी, तो 4 है। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या जो हमारी है बेसिकली वो हमारी कितनी है, हमारी 4 है, जिसको हम 2 की पावर 2 के रूप में लिख सकते हैं। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो है वो हमारी 2 है, जिसको हम 2 लिख सकते हैं। इनका मासा पूछा जो कि दोनों में होना चाहिए, तो वो हमारा कितना होगा, केवल 2 हो जाएगा। तो 2 आंसर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 4, अभाज्य संख्या आपकी 2 होगी, तो दोनों का मासा जो आएगा 2 आएगा। और अगर इनका लासा पूछता तो लासा अगर हम पूछते तो लासा हम निकालते इसका 4। ठीक, जो कि दोनों में है। अगला हमारा सवाल, अंकगणित के आधारभूत प्रमेय का प्रयोग करके 120 और 144 का लासा और मासा ज्ञात कीजिए। यहाँ पर आप कंफ्यूज करने वाली कोई ऐसी चीज नहीं है, इन्होंने बस ये कहा अंकगणित के आधारभूत प्रमेय। बात आपके यही है, अंकगणित के अगर आधारभूत प्रमेय कहता है तब भी, मतलब अंकगणित के आधारभूत प्रमेय का मतलब ही आपका होता है अभाज्य गुणनखंड करना। तो चाहे अभाज्य गुणनखंड करके गए थे या आपके अंकगणित के आधारभूत प्रमेय नाम से थे, आपको हमेशा निकालना वही चीज से है जो आप पहले तरीके से निकाल दो। आप 120 के क्या करोगे, पहले गुणन करोगे, तो हमने 2 से किया तो 60 बार में कटेगा, फिर हमने 2 से किया तो 30 बार में कटेगा, फिर हमने 2 से किया तो फिर 15 बार में कटेगा, फिर हमने 3 से काटा, फिर 5 बार से काटा, तो इस तरीके से हमारा ये कट गया। तो इसका जो होगा 120 बराबर 2 की पावर 3 गुणा 3 और गुणा 5। ठीक, ऐसे जब हम 144 को करेंगे तो 2 से हम काटेंगे, 2 सत्ते 14 72 बार में, फिर 2 से काटेंगे तो 36 बार में, फिर 2 से काटेंगे 18 बार में, फिर 2 से काटेंगे 9 बार में, और फिर हम काटेंगे 3 से, और फिर हम काटेंगे 3 से 1 बार में। ठीक, तो इसके जो गुणनखंड आएंगे वो हमारे आएंगे 2 की पावर 4। 144 के जो गुणनखंड आएंगे वो आएंगे हमारे 2 की पावर 4 गुणा 3 की पावर 2। अब इसका मुझे एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है मुझे, एलसीएम। तो एलसीएम मुझे दोनों में होना चाहिए, 2 और सॉरी एलसीएम में जो है कि सब में एक एक बार संख्या, 2 हमारा एक बार यूज करोगे, 3 एक बार, और 5 जो संख्या यूज हुई वो लिख लोगे। तो 2 यूज हुआ, 3 यूज हुआ और 5 यूज हुआ। और सबसे बड़ी पावर 2 की सबसे बड़ी पावर 4 है, 3 की सबसे बड़ी पावर 2 है, और 5 की आपकी 1 है। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो 2 की पावर 4 का मतलब होता है 16, 3 की पावर 2 का मतलब होता है 9, और इसका मतलब होता है 5। 16 गुणा 5 में 45 करोगे, और 16 और 45 गुणा आप जब करोगे तो ये हमारा आएगा 720। तो इसका आंसर हमारा और लालसीएम जो निकल के आएगा वो आएगा 720। अब इसका मासा निकाल लेते हैं, एचसीएफ, जो कि दोनों में होना चाहिए। तो एचसीएफ में हम कहेंगे 2 और 3 ही, 2 वो संख्या है दोनों में है, और इनकी सबसे छोटी पावर 2 की सबसे छोटी पावर हमारी 3 है, तो 3 होगी, और 3 की सबसे पावर 1 है, तो यहाँ पर हमारी 1 होगी। ये हमारा होगा 2 की 3 यानी कि 8, और ये हमारा होगा 3, तो 8 3 24। मासा इसका निकल के आएगा 24, और लासा निकल के आएगा आपका 720। ठीक, अगला सवाल हम अगला करते हैं। ये उन्होंने फिर से वही आपका कई बार ये क्वेश्चन अब आपका रिपीट हुआ है कि दिया हुआ मासा 2 संख्याओं का 9 है, लासा ज्ञात कीजिए। तो पहली संख्या कितनी है हमारी 306 गुणा दूसरी संख्या हमारी 657 बराबर 9, और गुणा क्या है हमारा, लासा पूछा है। ठीक, तो हमारा 306 गुणा 657 और बट्टे हमारा हो जाएगा 9। ठीक, 9 से कोई एक संख्या आप लोग काट दीजिए। मान लो मैं ये 9 से 306 को काट देता हूँ, तो 9 से काटूंगा, 9 3 27 और 9 4 36, 34 बार में पूरा पूरा कट जाएगा। तो 34 और 657 की जब आप लोग गुणा करोगे तो ये हमारा आएगा 22,338।
ये इसका सही आंसर आपका हो जाएगा। ठीक, 34 और 657 की गुणा करने पर तो लास्ट इसका निकल के आ गया। अगला सवाल हमारा, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है और कई बार आपसे कई बार पूछा भी गया है, तो इसको एक फिर में है थोड़ा अच्छे से समझना कि दिखाइए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। ये 2019, 22, 23, 24 में पूछा गया। इसके अलावा आपसे पूछा जाएगा √3, √5 और √7, तो वो भी आपको इसी तरह से सॉल्व करना है जैसे ये करना है। ठीक, दिखाइए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसको सॉल्व करने से पहले आप थोड़ा सा इसको समझ के चलिए। ठीक, और ये आपको सेम टू सेम रटनी ही है। ठीक, जैसे इसको सॉल्व करने के लिए आप जब किसी चीज को सिद्ध कर रहे हैं तो उसको उल्टा मान के करिए। इसको हम यहां पर मानते कि माना √2 एक परिमेय संख्या है। √2 क्या है हमारे, एक परिमेय संख्या, हमने ऐसा मान लिया। अब तक आपने कहा कि जो ये √2 है वो एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन हम नहीं मानते, हम मान के चल रहे हैं कि √2 जो है एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, तो अगर √2 एक अपरिमेय संख्या है तो मैंने शुरुआत में जब चैप्टर शुरुआत किया था तो मैंने बताया था कि वो संख्या a/b यानी कि p/q के फॉर्म में लिखी होनी चाहिए, a/b के फॉर्म में लिखी होनी चाहिए, और a b पूर्णांक होने चाहिए और वो सह अभाज्य होनी चाहिए। कैसा होना चाहिए, a और b जो है वो सह अभाज्य होनी चाहिए, और जो b है वो हमारा 0 नहीं होना चाहिए। b हमारा बेसिकली 0 नहीं होना चाहिए। अब इसको हम क्या करेंगे, दोनों ओर वर्ग करेंगे, दोनों ओर वर्ग करेंगे, दोनों ओर वर्ग करेंगे। जब हम दोनों ओर वर्ग करेंगे तो हम इसको करेंगे √2 का तो 2 ही होगा, और ये होगा a²/b²। थोड़ा सा हम त्रिची गुणा करें इसकी तो हमारा आंसर आएगा a² बराबर 2b², जो कि हमारी समीकरण बन जाएगी फर्स्ट। और यहाँ पर हम थोड़ा सा लिखेंगे तो हमारा आ जाएगा कि b² बराबर a²/2, क्योंकि 2 इसके बट्टे में पहुंच जाएगा। ठीक, तो याद रखना एक हमारे अंकगणित की आधारभूत प्रमेय हमारी एक और होती है जो चीज को बताती है कि अगर a² 2 से विभाजित है, अगर किसी का स्क्वायर 2 से विभाजित है तो हम लिखेंगे a² 2 से विभाजित है, 2 से विभाजित है, तो जो a है वो भी 2 से विभाजित होगा, a भी जो है वो 2 से विभाजित होगा। तो हमें इतना यहां से पता लग गया कि a जो है वो 2 से विभाजित है। अगर a जो 2 से विभाजित है तो आपको अच्छे से पता है कि उनमें कहीं ना कहीं कुछ तो बाहर जाएगा, तो a बराबर हमारा आ जाएगा 2c। और याद रखना ये थोड़ा स्टेटमेंट हमको इसकी नीड होगी, a जो स्क्वायर है वो 2 से विभाजित है और a 2 से विभाजित है, इसको स्टेटमेंट को याद रखना। तो a बराबर होगा 2c। हम फिर एक बार फिर से वर्क कर लेंगे, वर्क करने पर फिर से हम एक बार वर्क करेंगे तो इन सवालों में 2 बार वर्क होता है। फिर से जब हमने वर्क किया तो हमने क्या किया कि a का स्क्वायर हो जाएगा और बराबर हमारा आ जाएगा 2 दूनी 4 और 4 का c²। अब हमें पता है कि a² की जो वैल्यू है वो हमारा कितने दे रखी है, 2b²। हमने अभी देखा था कि a² की वैल्यू दे रखी है वो हमारी दे रखी है 2b², तो हम यहाँ पर a² जगह 2b² रख देंगे, तो हमारा आंसर आया 2b² बराबर 4c²। अब यहाँ अगर मैं c² की वैल्यू निकालूंगा तो ये निकल के आएगा हमारा 2b²/4, 2 से काटूंगा तो 2 बार में कट जाएगा, तो आ जाएगा हमारा c² बराबर b²/2। देखो ये कंडीशन वैसे आ गई, यहाँ पर जैसे a²/2 आया था सेम यहाँ पर भी हमारा आ गया b²/2 आ गया। ठीक, तो अगर आपने यहाँ पर देखा सेम a² 2 से विभाजित है तो a भी 2 से विभाजित होगा, तो सेम कंडीशन हमारे यहाँ पर भी अप्लाई होगी कि अगर b² 2 से विभाजित है तो b भी 2 से विभाजित होगा। तो स्टेटमेंट आपको फिर से यहीं पर फिर से लिखना है कि आपको ये स्टेटमेंट फिर से थोड़ा लिखना है कि जो b² है वो 2 से विभाजित है, b² 2 से विभाजित है तो b भी 2 से विभाजित होगा, b भी 2 से विभाजित होगा। ठीक, आपने यहां पर 2 प्रमेय से ये वर्क करने पर यह सिद्ध कर दिया कि a और b जो वो हैं जिनका एक क्या आपका निकल गया 2 से विभाजित है। ठीक, आपने अभी चेक किया तो आपने देखा कि a और b जो हैं वो दोनों 2 से क्या हमारी 2 से विभाजित हैं। आपने अभी तो सिद्ध किया, आपने जब इसको चेक किया तो इस स्टेटमेंट से अभी आपने कहा कि b² जो 2 से विभाजित है तो b भी 2 से विभाजित होगा। अभी एक प्रीवियस स्टेटमेंट हमने यहाँ पर देखा था कि a जो है वो 2 से विभाजित है तो a भी 2 से विभाजित होगा, यानी कि दोनों संख्याएं जो हैं हमारी किससे विभाजित हो रही हैं, दोनों संख्या हमारी जो विभाजित हो रही है वो 2 से विभाजित हो रही है। मतलब a और b में दोनों में 2 संख्या कॉमन है, यानी इन दोनों में अगर 2 संख्या कॉमन है तो ये सहअभाज्य संख्या नहीं है, यानी कि a और b जो है वो सहअभाज्य संख्या नहीं है, सहअभाज्य संख्या नहीं है। और ये सहअभाज्य संख्या नहीं है तो इसका मतलब क्या हुआ, ये सहअभाज्य संख्या नहीं है। तो जो हमने अभी माना था जब सहअभाज्य संख्या नहीं तो ये परिमेय संख्या नहीं है, जो अभी हमने माना था कि ये परिमेय संख्या है तो
परिमेय संख्या नहीं होगी, क्योंकि ये सहभाज्य संख्या नहीं है। तो हमको लिखना है फिर आगे कि हमारा मानना गलत है। तो अतः हमारा मानना गलत है, हमारा मानना गलत है, हमारा मानना गलत है कि √2 एक परिमेय संख्या है, √2 एक परिमेय संख्या है। अतः क्या हो जाएगा, अतः √2 एक अपरिमेय संख्या है। ये स्टेटमेंट आपको बाद में लिखना है, अपरिमेय संख्या है। ठीक, कैसे करना है आपको सॉल्व? पहले आपको क्या करना है कि माना आपने √2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या हम लोग मान लेंगे, और उसके बाद हम क्या करेंगे, √2 बराबर a/b मानेंगे, और a/b मानने के बाद हमको पता है कि a और b जो है सहभाज्य संख्या है, b हमारा 0 नहीं होना चाहिए। दोनों वर्ग करेंगे तो 2 का होल स्क्वायर 2 होगा, a²/b² हो जाएगा। त्रिची गुणा करेंगे, b² की वैल्यू निकालेंगे, a²/2। तो हमें पता है कोई संख्या का स्क्वायर अगर किसी संख्या से विभाजित हो रहा है तो उसकी वो सिंगल भी डिवाइड हो जाएगा। तो a² 2 से विभाजित है तो a भी 2 से विभाजित होगा, और जब विभाजित होगा तो a बराबर कोई ना कोई वैल्यू लेगा 2 और c। तो c हमारा कोई ना कोई पूर्णांक अलग से मान लेंगे और दोनों को फिर से वर्ग करेंगे। a² बराबर 4c² हो जाएगा। a² की वैल्यू 2b² होती है, वो यहाँ से समीकरण फर्स्ट से पुट करेंगे। 2b² बराबर 4c² होगा, यहाँ से हम c² की वैल्यू निकालेंगे तो b²/2 का निकल के आ जाएगा। तो यहाँ से वो स्टेटमेंट जो फिर से है पहले से रिपीट हो जाएगा कि b² भी 2 से विभाजित है तो b भी 2 से विभाजित होगा, और a और b दोनों ही 2 से विभाजित हमारी हो जाएंगे। तो a और b जो है वो अभाज्य संख्या नहीं होंगी, और जब ये अभाज्य संख्या नहीं है, सहभाज्य संख्या नहीं है, तो इसका मतलब ये परिमेय संख्या भी नहीं है। तो बेसिकली आप कैसे संख्या, ये अपरिमेय संख्या। इसके साथ साथ अब आपको यहाँ पर दे रखा है √3, √5 और √7। ये भी हम सेम इसी तरह से सॉल्व करेंगे। यहाँ √2 है, वहां पर √3 लगा दे रहा है ना, यहाँ पर आपका 2 की जगह 3 आ जाएगा, यहाँ पर आपका 3 आ जाएगा, 5 है तो 5 आ जाएगा, 7 है तो 7 हो जाएगा। इसी तरह हमारा ये सवाल हमारा सॉल्व होता है। और याद रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हर बार आपके एग्जाम में 4 नंबर का कम से कम ये पूछा जाता है। नेक्स्ट सवाल हम लोग बढ़ते हैं। ये कह रहा है कि दिखाइए कि 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। ये भी आपका कई बार पूछा गया हुआ क्वेश्चन है, लेकिन अब थोड़ा सा ध्यान रखना, जब हमारा कोई भी संख्या √2 हो, √3 हो, √5 हो, कुछ भी दे रखा हो, तो ऐसी संख्याओं को हम सॉल्व करने के लिए हम दोनों ओर वर्ग करते हैं। लेकिन कोई संख्या ऐसी बनी है जो परिमेय और अपरिमेय की पेयर से बनी हुई है, मतलब इसमें 3 जो हमारा है परिमेय है और √2 जो अपरिमेय है, तब यह परिमेय बनी है। तो ऐसी सारी संख्याओं को हमें सॉल्व करने के लिए परिमेय एक तरफ करना है और अपरिमेय एक तरफ करना है। तो शुरुआत हम वैसे ही करेंगे कि माना 3√2 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। शुरुआत तो आपको वहीं से करनी, सॉरी, एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। ठीक, अब 3√2 एक जो है परिमेय संख्या है, तो हम 3√2 बराबर वही से मानेंगे a/b। जैसे हमने वहां पर भी लिखा था, यही आपने यहां पर भी लिखा है। ये कैसे हमारी संख्या होंगी, सह अभाज्य संख्या होंगी, और जो b है वो हमारा 0 नहीं होगा। ठीक, अब यहां पर क्या करना है, वहां तो हमने वर्ग किया था, यहाँ वर्ग नहीं करना है। परिमेय संख्या सारी एक तरफ करनी है और अपरिमेय आपको एक तरफ करनी है। तो यहाँ पर √2 को एक तरफ करना है, बाकी जो संख्या है वो a/3 भी आपका हो जाएगा। बस यहीं पर आपको स्टेटमेंट रोक देना है, यहीं पर आपको स्टेटमेंट रोक देना है। आपको जो करना है, ठीक, आपको यहीं पर स्टेटमेंट रोक देना, और आपको यहाँ पर जो लिखना है वो आपको यही चीज लिखनी है। ठीक, कि जो a और b है वो परिमेय संख्या है, यहीं पे आपको रोक देना, और यहाँ पर लिखनी है कि a और b परिमेय संख्या है, a और b परिमेय संख्या हमने माना था अभी। ठीक, और जब ये परिमेय संख्या है तो सीधी सी बात है कि a/3b भी परिमेय संख्या होगी, a/3b भी परिमेय संख्या होगी। ठीक, परिमेय संख्या होगी। तो अगर ये परिमेय संख्या है तो आपको पता है कि परिमेय संख्या के बराबर में परिमेय संख्या होनी चाहिए, परिमेय संख्या के बराबर में परिमेय संख्या होनी चाहिए। तो लिखोगे इसके सामने या बराबर में √2 है, बराबर में √2 है, जो कि हमको अच्छे से पता है, जो कि एक अपरिमेय संख्या है, जो कि एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि अभी हमने सिद्ध किया था। और आपको पता है कि अगर परिमेय संख्या है तो बराबर में परिमेय संख्या होनी चाहिए, अगर अपरिमेय संख्या है तो बराबर में अपरिमेय संख्या होनी चाहिए। ठीक, तो आपको यहाँ पर वही चीज लिखनी है कि परिमेय संख्या बराबर परिमेय और अपरिमेय संख्या अपरिमेय होनी चाहिए। तो परिमेय और अपरिमेय बराबर में नहीं हो सकती, तो परिमेय संख्या कभी भी अपरिमेय संख्या के बराबर में नहीं हो सकती, अपरिमेय संख्या के बराबर में
बराबर में नहीं हो सकती। तो हम क्या कहेंगे, हमारा जो मानना है वो गलत है, तो अतः परिमेय तो होंगी नहीं। अब क्या है हमारा, अपरमेय संख्या, तो अतः 3√2 एक अपरमेय संख्या है। ये बहुत छोटा क्वेश्चन, आपका बहुत ही छोटी थ्योरी है, ये थोड़ा ध्यान रखना। जैसे उसमें था 2 बार वर्क कर रहे थे तो 2 बार वर्क करना था, यहाँ पर आपको 2 बार वर्क नहीं करना होगा। ठीक, इसके साथ साथ अगर आपसे पूछा जाता है कि 3 + √2, 5 + √2, इस तरह से कोई सा भी सवाल अगर आपसे पूछ जाता है वो भी आपका इसी तरह से सॉल्व होगा। तो अगर कोई बार अपरमेय संख्या को सिद्ध करना है तो आप वर्ग करके करोगे, और अपरमेय और अपरमेय दो संख्या दे रखेंगे तो आपको इस तरीके से आपको सॉल्व करना होगा। ठीक, उसके बाद हमारा जो है आज के लिए इतना ही। ठीक, यदि ये चैप्टर आपको पसंद आया हो, आपको कुछ भी लगा हो कि हाँ ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट करना ना भूलें। इसके अलावा अगर आपको कोई भी डाउट है या आप चाहते हैं कि मैं आगे के लिए वीडियो जो है वो किस टॉपिक पर बनाऊं, किस चैप्टर पर आपको चाहिए, तो वो कमेंट में आप जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।